देखिए वर्ग 16 के तत्व, देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 16 के सदस्य है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तथा लिवरमोरियम। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि अगर वर्ग 16 के तत्वों की हम लोग बात करें तो वर्ग 16 में आते हैं, देखिए ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सिलीनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है और साथ में लिवरमोरियम आता है। ठीक है, और देखिए जो समझने की कोशिश करिए, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, सल्फर आता है 16 नंबर पे, जो हमारा सिलीनियम है, सिलीनियम आता है 34 नंबर पे, टेलुरियम आता है 52 नंबर पे, पोलोनियम आता है 84 नंबर पे और जो लिवरमोरियम है वो आता है 116 नंबर पे। यानी कहने का मतलब है कि ये इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक। यानी अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में जो ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। सल्फर 16 नंबर पे, सिलीनियम 34 पर, टेलुरियम 52 पर, पोलोनियम 84 और जो लिवरमोरियम है वो 116 नंबर पे आता है। ठीक है, आया समझ में। और ये होते हैं हमारे वर्ग 16 के तत्व। आगे देखिए, इन्हें कैल्कोजोन समूह भी कहा जाता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, इस समूह को और क्या कहा जाता है, कैल्कोजोन समूह। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। यह नाम ब्रास के लिए ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है तथा सल्फर एवं इसके समवंशियों का कॉपर के साथ संगुणन होने की ओर इंगित करता है। ठीक है, अधिकांश कॉपर खनिजों में या तो ऑक्सीजन अथवा सल्फर और इसी वर्ग के अन्य सदस्य पाए जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई, जो अधिकांश कॉपर खनिज होते हैं उनमें या तो ऑक्सीजन अथवा सल्फर अथवा इसी वर्ग के अन्य सदस्य पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। उपलब्धता, अब देखिए हम उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। देखिए पृथ्वी पर सभी तत्वों में से ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। देखिए बच्चों, अगर इन वर्ग 16 के तत्वों की हम लोग बात करें तो इनमें से जो ऑक्सीजन है वही सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। भूपर्पटी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है। आगे देखिए, शुष्क वायु में आयतन के अनुसार 20.94% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, चलिए आगे। भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03 से 0.1% है। देखिए समझिए बच्चों कि अगर हम सल्फर की उपलब्धता की बात करें भूपर्पटी में तो 0.03 से 0.1% ही होती है, यानी 0.03 से 0.1% ही होती है। संयुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतया सल्फेटों के रूप में, जैसे जिप्सम देखिए CaSO4.2H2O, एप्सम लवण MgSO4.7H2O, बैराइट यानी BaSO4। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सल्फेटों के रूप में। तथा सल्फाइडों के रूप में गैलेना PbS, इसे बोलते हैं गैलेना, यशद ब्लेंड यानी ZnS और कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 में पाई जाती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए इस पॉइंट को कि अगर संयुक्त अवस्था की बात करें तो जो सल्फर होती है वो सल्फेटों के रूप में और सल्फाइडों के रूप में पाई जाती है। अगर हम सल्फेटों के रूप में बात करें तो जिप्सम के रूप में, देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, एप्सम लवण के रूप में यानी MgSO4.7H2O या बैराइट BaSO4 के रूप में पाई जाती है। जबकि अगर सल्फाइडों की बात करें तो सल्फाइडों के रूप में देखिए गैलेना PbS, गैलेना, यशद ब्लेंड ZnS और कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। अब देखिए सल्फर की जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में सल्फर होती है। सिलीनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों में धातु सेलेनाइडो तथा टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। अब देखिए अगर पोलोनियम की हम लोग बात करें तो पोलोनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। और लिवरमोरियम, देखिए जो हमने लिवरमोरियम की बात की थी, लिवरमोरियम एक संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका संकेत देखिए LV, कैपिटल L और स्मॉल v होता है। परमाणु संख्या 116, परमाणविक द्रव्यमान देखिए 292 ग्राम मोल इनवर्स,
तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए रेडॉन 5F14 6D10 7S27P4 होता है। तो देखिए बच्चों, जो लिवर्मोरियम है वो संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व होता है। परमाणु क्रमांक होता है 116, 292 ग्राम मोल इनवर्स होता है इसका परमाणविक द्रव्यमान। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए रेडॉन 5F14 6D10 7S27P4 होता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, LV यानी लिवर्मोरियम को केवल अल्प मात्रा में ही बनाया जा सका है। देखिए बच्चों, जो लिवर्मोरियम है उसे केवल अल्प मात्रा में ही बनाया जा सका है तथा इसकी अर्धायु भी अति अल्प है। तो देखिए इसकी अर्धायु देखिए सेकंड का भी छोटा अंश, ठीक है, इतनी कम इसकी अर्धायु होती है। इस कारण से इसके गुणों का अध्ययन नहीं हो सका है। यहाँ लिवर्मोरियम को छोड़कर वर्ग 16 के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणविक एवं भौतिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिवर्मोरियम है उसको छोड़कर वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं उनके भौतिक रासायनिक गुणों का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम क्या करेंगे, अध्ययन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वर्ग 16 के तत्वों के बाह्य कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2Np4 होता है। यानी कहने का मतलब है P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा करेंगे, यानी जो वर्ग 16 के जो तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, समझिए, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं वर्ग 16 के तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। और ये गुण देखिए, गुण में मतलब परमाणु क्रमांक, ये इनका परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे, सल्फर 16 पे, सिलीनियम 34 पे, टैलुरियम 52 पे, पोलोनियम 84 पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन और सल्फर की हम लोग बात करें, इससे सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p4। देखिए समझिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हीलियम 2s2 2p4। तो देखिए अंतिम विन्यास, देखिए अंतिम विन्यास यही तो हो गया NS2Np4, यानी P में कितने हैं, 4 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सल्फर की बात करें, नियोन 3s2 3p4, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से देखिए सिलीनियम की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसी तरीके से हम सिलीनियम की हम लोग बात करें तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3d10 4s2 4p4, ठीक है। वापस देखिए ऑर्गन 3d10 4s2 4p4, ठीक है। और इसी तरीके से टैलुरियम की हम लोग बात करें तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4। और इसी तरीके से पोलोनियम की हम लोग बात करें तो जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p4। तो ये क्या हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपने देखा सबका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, NS2Np4 है। यानी सबके P में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4, ठीक है। आया समझ में ये आपको? आगे देखिए। अब देखिए परमाणु तथा आयनी त्रिज्या। तो देखिए बच्चों, अब हम परमाणु तथा आयनी त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनी तथा परमाणु त्रिज्याओं के मानों में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, वर्ग 16 में क्या होता है, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं कोशों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। जब कोशों की संख्या में वृद्धि होती है तो आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी कारण से आयनी तथा परमाणु त्रिज्या के मानों में भी क्या होती है, वृद्धि, ठीक है। आगे देखिए, ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपवाद स्वरूप छोटा होता है। तो देखिए इसका एक अपवाद हो गया ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका आकार क्या होता है, छोटा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ समझ लीजिए, इनकी इन त्रिज्याओं का आप इस टेबल से समझ लीजिए। देखिए देखिए बच्चों,
ये हमें देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके गुण दिए हुए हैं, यानी ये परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे हमें सहसंयोजक त्रिज्या के मान दिए गए हैं पिकोमीटर में, और यहाँ आयनिक त्रिज्या हमें दी गई है, वो भी किस में दी गई है, पिकोमीटर में, ठीक है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे परमाणु क्रमांक आपको पता ही है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, सल्फर 16 पे, सिलीनियम 34 पे, टैलुरियम 52 पे और पोलोनियम 84 पे। अब हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो देखिए जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाएंगे, देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ती है। उसी तरीके से अगर आयनिक त्रिज्या की बात की जाए तो आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है, यानी इधर से इधर जाने पे, जिससे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे ऊपर होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, फिर सिलीनियम, टैलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से टेबल फॉर्म में आपको समझाया है, लेकिन अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में ये ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, एक वर्ग में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलुरियम, पोलोनियम की अगर हम लोग बात करें, इनके सहसंयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में चर्चा करें तो जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाते हैं सहसंयोजक त्रिज्या भी बढ़ती है और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। और देखिए मान देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए देखिए 66, ठीक है, यानी इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या सबसे कम होती है। सल्फर के लिए देखिए 104, सिलीनियम के लिए देखिए 117, टैलुरियम के लिए 137 और पोलोनियम के लिए 146, ठीक है। ये सहसंयोजी त्रिज्या हो गई पिकोमीटर में। इसी तरीके से आयनिक त्रिज्या देखिए, ऑक्सीजन की 140, सल्फर की 184, सिलीनियम की 198, टैलुरियम की 221 और पोलोनियम की 230, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी आयनिक त्रिज्या के बारे में। क्लियर है, आया समझ में आपको ये? आगे देखिए, अब देखिए आयनन एंथैल्पी। देखिए बच्चों अब हम आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। देखिए वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है, इसका कारण आकार में वृद्धि है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि वर्ग 16 में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती जाती है आयनन एंथैल्पी में क्या होती जाती है, कमी। यानी कहने का मतलब है कि वर्ग 16 में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी में क्या होती है, कमी, ठीक है। आगे देखिए, इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों से निम्न होती है। अब देखिए बच्चों इस वर्ग के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है उसकी तुलना अगर हम वर्ग 15 के तत्वों से करें तो उसकी तुलना में जो वर्ग 16 के तत्व है उनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। और इसका कारण देखिए क्या है, इसका कारण यह है कि वर्ग 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षक उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों इसका क्या कारण है, भाई हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि भाई जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनके बाह्य कोश की अगर हम बात करें तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np3। देखिए जो वापस ध्यान दीजिए, अगर हम वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np3। यानी कहने का मतलब है कि इनके पी कक्षक में अर्धभरित विन्यास होता है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अर्धभरित और पूर्ण भरित विन्यास जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो इसी कारण से वर्ग 15 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो वर्ग 16 के तत्वों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसीलिए अगर इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों से क्या होती है, निम्न होती है। यानी अगर वर्ग 15 और वर्ग 16 के सेम आवर्त के तत्वों की अगर तुलना की जाए तो जो वर्ग 15 के तत्व है उनकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा, और वर्ग 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम, ठीक है। कारण आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np3, यानी जो पी कक्षक है उसमें अर्धभरित विन्यास पाया जाता है जो अधिक स्थायी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों इसे यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए आयनन एंथैल्पी भी देख लीजिए इनकी। देखिए बच्चों यहाँ पे इस टेबल में आपको वर्ग 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी दी हुई है। देखिए ऑक्सीजन की देखिए 1314, ठीक है। और देखिए जो ये आयनन एंथैल्पी दी हुई है ये किलो जूल मोल इनवर्स में दी हुई है। तो ऑक्सीजन की वापस देखिए 1314, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 1000 सल्फर की, इसी तरीके से सिलीनियम की बात करें 941, टैलुरियम की देखिए 869 और पोलोनियम की क्या है 813,
ठीक है, आई समझ में ये आपको। तो देखा आपने कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या हो रही है, आयनन एंथैल्पी में कमी आ रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। देखिए ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। देखिए समझे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या कह रही है, ये कह रही है कि ऑक्सीजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वो सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। और कारण देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिससे ये क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सल्फर से पोलोनियम तक पुनः इसके मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी देख लीजिए आप लोग। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको वर्ग 16 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दी हुई है, और ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस में है, किलो जूल मोल इनवर्स में। तो देखिए ऑक्सीजन की देखिए माइनस में है 141, सल्फर की -200, अगर हम सिलीनियम की बात करें माइनस में है 195, टैलुरियम की देखिए -190 और पोलोनियम की है -174। ठीक है, तो देखा आपने भाई क्या हो रही है, इधर से इधर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। भाई जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन और अगर हम सल्फर की बात करें, इन दोनों की तुलना करें, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो सल्फर की तुलना में क्या होती है, कम ऋणात्मक होती है। और इसका कारण हम पढ़ के आए हुए हैं। भाई क्या होता है, ऑक्सीजन का छोटा आकार होता है, जिससे क्या होता है, इस पे उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जिससे क्या होगा, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ये क्या करता है, प्रतिकर्षित। और इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी है माइनस में 141 किलो जूल मोल इनवर्स में, और इसकी है -200 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्या हो गया, सल्फर। और ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सब तत्वों से उच्चतम होता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई फ्लोरीन। देखिए बच्चों, अगर फ्लोरीन के बाद बात की जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सब तत्वों से क्या होता है, अधिक होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि वर्ग में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, कमी होती जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धात्विक लक्षणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखिए। देखिए विद्युत ऋणात्मकता देखिए इनकी बच्चों, देखिए यहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये आपको वर्ग 16 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता दी हुई है। देखिए ध्यान से देखिए इसको। अब यह ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये इनकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता के मान दिए गए हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन से जैसे जैसे पोलोनियम तक जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता के मान क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और देखिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, यह है 3.50। सल्फर की देखिए 2.58, सिलीनियम की देखिए 2.55, टैलुरियम की देखिए 2.01 और पोलोनियम की देखिए 1.76। ठीक है, तो देखा आपने भाई इस वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ग में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की है, वो है 3.50। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि फ्लोरीन के बाद अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए भौतिक गुण। तो देखिए बच्चों, अब हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु, सिलीनियम तथा टैलुरियम उपधातु है, जबकि पोलोनियम एक धातु है। देखिए समझिए भाई, ऑक्सीजन और सल्फर क्या होती है, अधातु, सिलीनियम और टैलुरियम उपधातु और पोलोनियम धातु है। आगे देखिए, पोलोनियम रेडियोधर्मी होता है तथा इसकी अल्प आयु होती है। देखिए इसकी आयु कैसी होती है, अल्प, और अर्धायु देखिए इसकी 13.8 दिन। ठीक है, सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जितने भी तत्व है वर्ग 16 के सभी क्या प्रदर्शित करते हैं, अपर रूपता। ठीक है,
आगे देखिए, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग 16 के तत्व है, ये गलनांक है, ये क्वथनांक है। देखिए यहाँ पे गलनांक दिए गए हैं, यहाँ क्वथनांक दिए गए हैं, और दोनों के मान ही केल्विन में है, केल्विन में दिए गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ऑक्सीजन से पोलोनियम तक हम लोग जा रहे हैं, गलनांक में भी वृद्धि हो रही है और क्वथनांक में भी क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ऑक्सीजन तथा सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के मध्य बहुत ज़्यादा अंतर को उनकी परमाणुकता के आधार पर समझाया जा सकता है। देखिए जो यहाँ समझने की कोशिश करिए भाई, अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, देखिए इन दोनों के गलनांक और इन दोनों के क्वथनांक के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। भाई इसके अगर ऑक्सीजन के गलनांक की बात करें तो 55 केल्विन है और सल्फर का है 393 केल्विन। इसी तरीके से क्वथनांक की बात करें, ऑक्सीजन का है 90 और सल्फर का क्या है 718। तो इसकी जो व्याख्या है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनकी परमाणुकता के आधार पर। यानी इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, इसे परमाणुकता के आधार पर समझाया जा सकता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु यानी O2 के रूप में विद्यमान होता है, जबकि सल्फर बहुपरमाणु अणु S8 के रूप में विद्यमान होता है। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट को हम इससे समझ सकते हैं। भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणु अणु यानी O2 के रूप में विद्यमान होता है, जबकि सल्फर किस रूप में होता है, S8। ठीक है, यानी S और उसके नीचे 8। ठीक है, ये O2 के रूप में, ये S8 के रूप में होता है, यानी ये बहुपरमाणु अणु होता है। और इसका कारण देखिए बच्चों समझिए, भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, छोटा आकार होता है। छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन में आसानी से पी पाई अतिव्यापन हो जाता है। देखिए समझिए यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है उसका छोटा आकार होता है, इस कारण से ऑक्सीजन में आसानी से पी पाई अतिव्यापन हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन इस फॉर्म में उपस्थित होता है। ठीक है, O2 के रूप में उपस्थित होता है, जबकि सल्फर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको। आगे देखिए, अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों, हम लोग भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में और रासायनिक क्रियाशीलता में इनकी प्रवृत्ति के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग 16 के तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो -2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका जो स्थायित्व होता है वर्ग में नीचे की ओर क्या होता है, घटता जाता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होने के कारण यह केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। देखिए समझिए, भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इस कारण यह -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और इसका देखिए एक अपवाद देखिए, OF2। देखिए बच्चों, OF2 ये इसका क्या है, अपवाद है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। देखिए समझिए, भाई OF2 अणु की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +2 है, यानी +2 है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ग के अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, लेकिन +4 तथा +6 अधिक सामान्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सल्फर, सिलीनियम तथा टेलुरियम सामान्यतया ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ यौगिकों में +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखिए समझिए इस पॉइंट को कि सल्फर, सिलीनियम तथा टेलुरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि फ्लोरीन के साथ के जो यौगिक है उनमें +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। और इसका कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। आगे देखिए, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए,
द्वितीय आवर्त में उपस्थित पी ब्लॉक के अन्य सदस्यों की भांति ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। देखिए बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसके असामान्य व्यवहार का कारण क्या है। एक तो है छोटा आकार और दूसरा इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, आगे देखिए, छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभावों का एक विशिष्ट उदाहरण है। देखिए एक उदाहरण समझिए इसका, जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। देखिए समझिए, वे छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभाव का एक उदाहरण है जल, H2O। और देखिए बच्चों, H2O में यानी जल में क्या होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि H2S में, देखिए समझिए, H2S में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। और इसी कारण से देखिए बच्चों, जो H2O होता है वो सामान्य रूप से क्या होता है, द्रव होता है, और जो H2S होता है वो सामान्य रूप से क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए, जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, ये इसका उदाहरण है जो H2S में नहीं पाया जाता है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, ऑक्सीजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी सह संयोजकता 4 तक सीमित होती है। दूसरी ओर वर्ग के अन्य तत्वों में संयोजकता कोश का विस्तार हो सकता है और सह संयोजकता 4 से अधिक होती है। देखिए इसे भी समझ लीजिए भाई, ऑक्सीजन में डी कक्षकों की क्या होती है, अनुपस्थिति। ठीक है, डी कक्षक नहीं होते ऑक्सीजन में, इसीलिए इसकी सह संयोजकता 4 तक सीमित होती है। जबकि इस वर्ग के जो अन्य तत्व होते हैं उनमें डी कक्षक पाए जाते हैं, यानी वहां पे सह संयोजकता का क्या हो सकता है, विस्तार, यानी जो संयोजकता कोश है उसका विस्तार हो सकता है और सह संयोजकता 4 से अधिक होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखिए बच्चों, अब हम हाइड्रोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग 16 के सभी तत्व H2E, देखिए समझिए, H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और H2E प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पे जो E है, देखिए बच्चों, E क्या है, यहाँ पे वर्ग 16 के तत्व, यानी E है यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, और देखिए बच्चों, किस तरीके से इनमें हाइड्राइड बनते हैं। देखिए एक तो बनेगा इनमें H2O, यह हाइड्राइड बनेगा, एक बनेगा H2S, एक बनेगा H2SE, एक बनेगा H2TE और एक बनेगा H2PO। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, हाइड्राइड हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। देखिए बच्चों, अगर इनके अम्लीय गुण की बात करें तो H2O से लेके H2TE तक इनके अम्लीय गुणों में क्या होती है, वृद्धि। यानी अम्लीयता की बात करें तो सबसे ज्यादा अम्लीयता H2TE की। ठीक है, उससे कम अम्लीयता होगी H2SE की, उससे कम अम्लीयता होगी H2S की और उससे कम होगी H2O की। ठीक है, तो ये इनकी अम्लीयता का क्या हो गया, क्रम। यानी अगर हम इन हाइड्राइडों की बात करें तो इन हाइड्राइडों में सबसे ज़्यादा अम्लीयता इसकी हो गई, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी और सबसे कम H2O की। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे देखिए, अम्लीय गुण में वृद्धि को वर्ग में नीचे की ओर जाने पर He बंध के लिए वियोजन एंथैल्पी में कमी द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए जो समझिए कि इनके अम्लीय गुण में वृद्धि क्यों होती है भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी H2O से लेके H2TE तक जाने में अम्लीय गुण में वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण है He बंध। देखिए समझिए भाई, जो He बंध होता है इसके वियोजन के लिए आवश्यक बंध वियोजन एंथैल्पी के मान में कमी का होना। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर जो He बंद होता है, He जो बंद होता है उसके लिए बंद वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है और इसी कारण से क्या होती जाती है, H2O से लेके H2TE तक इनकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बंद He वियोजन एंथैल्पी में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कमी होने के कारण हाइड्राइडों के
तापीय स्थायित्व में भी H2O से लेकर H2PO तक कमी होती है। तो देखिए बच्चों, अगर इनके तापीय स्थायित्व की हम लोग बात करें तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर जो He बंध है उस बंध के लिए जो वियोजन एंथैल्पी है उसके मान में कमी आती है। तो कमी आने के कारण ही H2O से लेकर H2PO तक तापीय स्थायित्व में भी क्या आएगी, कमी आएगी। समझिए यहाँ पर भाई जो हाइड्राइडो के तापीय स्थायित्व है उसमें भी H2O से लेकर H2PO तक क्या आती जाती है, कमी। ठीक है, आगे देखिए, जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड अपचायक गुण वाले होते हैं तथा यह गुण H2S से लेकर H2TE तक बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। देखिए बच्चों, अब हम इनकी ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग 16 के सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए ये जो ऑक्साइड बनाते हैं ये एक तो EO2 प्रकार के या EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जहाँ E बराबर क्या है, सल्फर, सिलीनियम, टैलुरियम तथा पोलोनियम। ठीक है, ओजोन O3, देखिए ओजोन को O3 से दिखाते हैं। ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 क्या है, गैसें हैं, जबकि सिलीनियम डाइऑक्साइड यानी SeO2 क्या है, एक ठोस है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SO2 से TeO2 तक कम होता जाता है। अब देखिए बच्चों, इनके जो डाइऑक्साइड होते हैं उनके अपचायक गुण की बात करें तो SO2 से लेकर TeO2 तक अपचायक गुण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और देखिए SO2 एक अपचायक है जबकि TeO2 एक क्या है, ऑक्सीकारक। समझिए बच्चों इस पॉइंट को कि जो SO2 है वो क्या है, अपचायक है, और TeO2 क्या होता है, ऑक्सीकारक। ऐसे देखिए, EO2 प्रकार के ऑक्साइडों के अतिरिक्त सल्फर, सिलीनियम तथा टैलुरियम EO3 प्रकार के ऑक्साइड भी बनाते हैं। देखिए बच्चों, EO2 प्रकार के जो ऑक्साइड है उनके अलावा जो सल्फर है, सिलीनियम है या टैलुरियम है वो EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए SO3, SeO3, TeO3। ठीक है, दोनों प्रकार के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता। देखिए बच्चों, अब हम इनकी हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता पे बात करेंगे। देखिए वर्ग 16 के तत्व EX6, EX4 तथा EX2 प्रकार के अनेक हैलाइड बनाते हैं, जहां E इस वर्ग की धातु है तथा X एक हैलोजन है। देखिए समझे यहाँ पे कि जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं ये हैलोजन के साथ क्रिया करके EX6, EX4 या EX2 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, जहाँ पे E क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे E क्या है, E तो इस वर्ग की धातु है और X क्या है, हैलोजन। आगे देखिए हैलाइडों का स्थायित्व के घटने का क्रम। देखिए जो हैलाइड होते हैं उनके स्थायित्व के घटने का क्रम देखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो इस रूप में इन जो हैलाइड है उनका स्थायित्व क्या होता है, कम। हेक्सा हैलाइडों में केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्थायी हैलाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सभी हेक्साफ्लोराइड गैसीय प्रकृति के होते हैं, इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। देखिए बच्चों, जो सभी हेक्साफ्लोराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसीय प्रकृति के, और इनकी संरचना कैसी होती है, अष्टफलकीय। आगे देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 त्रिविमीय कारणों से असाधारण रूप से स्थायी होता है। और देखिए यहाँ पे जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6 वो त्रिविमीय कारणों से असाधारण रूप से क्या होता है, स्थायी। आगे देखिए, टेट्राफ्लोराइडों में SF4 एक गैस, SeF4 द्रव तथा TeF4 एक क्या है, ठोस है। देखिए बच्चों, अगर टेट्राफ्लोराइडों की बात करें तो SF4 तो गैस है, SeF4 द्रव है और TeF4 एक क्या है, ठोस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये हेक्साफ्लोराइड sp3 संकृत होते हैं, अतः इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, जिनमें एक निरक्षीय स्थिति पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल होता है। अब देखिए समझिए कि जो ये हेक्साफ्लोराइड होते हैं इनमें देखिए sp3 संकरण होता है, यानी इनकी आकृति कैसी होगी, संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इस त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में क्या होता है, एक निरक्षीय स्थिति पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो देखिए इस ज्यामिति को क्या बोलते हैं, देखिए यह ज्यामिति सीसो ज्यामिति भी कहलाती है।
ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्व डाइक्लोराइड तथा डाइब्रोमाइड बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। यह डाई हैलाइड sp3 संकरण द्वारा बनते हैं। अब देखिए बच्चों, डाई हैलाइड की बात करें तो जो डाई हैलाइड है वो sp3 संकरण द्वारा बनते हैं। इनकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। आगे देखिए, सुपरिचित मोनोलाइट, देखिए समझिए बच्चों, सुपरिचित मोनोलाइट द्वितयी यानी डाइमर प्रकृति के होते हैं। जैसे देखिए S2F2, S2Cl2, S2Br2, Sc2Cl2 तथा Se2Br2। ठीक है, यह द्वितयी हैलाइड निम्न प्रकार से असमानुपातित होते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो ये द्वितयी हैलाइड होते हैं, जो द्वितयी हैलाइड होते हैं ये असमानुपातित होते हैं। देखिए समझिए कैसे। देखिए ये है Se2Cl2, दो अणु है Se2Cl2 के, और देखिए ये टूटेगा SeCl4 और Se में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, असमानुपातन हो गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको यहाँ तक का? आगे देखिए। अब देखिए हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वर्ग 16 के तत्वों का एक हल्का सा परिचय पढ़ा है, भौतिक गुणों के बारे में पढ़े हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा है। और देखिए अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे डाई ऑक्सीजन की। तो देखिए डाई ऑक्सीजन, देखिए बच्चों O2 ये होती है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए विरचन देखिए, डाई ऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्नलिखित विधियों से प्राप्त की जाती है। पहला देखिए, ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरेटो, नाइट्रेटो तथा परमैंगनेटो को गर्म करने पर। देखिए समझिए यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन युक्त लवण होते हैं क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, उनको अगर गर्म किया जाता है तो O2 बनती है। और देखिए कैसे, देखिए ये देखिए ये है KClO3। ठीक है, इसके दो अणु है। MnO2 की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं ये टूट जाता है, ये बन गए 3 अणु O2 के और ये KCl, 2 अणु KCl के। ठीक है, तो हो गया ऑक्सीजन का निर्माण O2 का। आगे देखिए दूसरा तरीका, देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों तथा कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों के तापीय विघटन द्वारा। देखिए समझे यहाँ पर कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्व है उनके ऑक्साइडों और कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों का जब तापीय विघटन किया जाता है तब भी O2 का निर्माण होता है। देखिए समझ लीजिए अभिक्रिया को। देखिए ना अभिक्रिया से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे ये क्या है, Ag2O है। ठीक है, Ag2O है, 2 अणु है। जब इसे ताप दिया जाता है, इन सबका देखिए तापीय विघटन हो रहा है, तो देखिए सिल्वर अलग हो गई और ये O2 बन गई। इस तरीके से देखिए HgO, 2 अणु है HgO के, इसका तापीय विघटन देखिए कैसे होगा, एक तो Hg में टूट जाएगा ये, ठीक है, और O2 बन जाएगी। इसी तरीके से देखिए Pb3O4, 2 अणु है Pb3O4 के, इसके तापीय विघटन से एक तो बनेगा PbO और एक बनेगा O2। ठीक है, और देखिए बच्चों इसी तरीके से देखिए PbO2 की बात करें तो PbO2 के तापीय विघटन से एक तो बनेगा PbO और साथ में O2। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो ऑक्साइड है या धातुओं के जो उच्चतर ऑक्साइड है उनका तापीय विघटन हो रहा है और O2 यानी डाइऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, निर्माण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब तीसरा तरीका देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुएं तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित होकर जल तथा डाई ऑक्सीजन देती है। अब देखिए बच्चों, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें H2O2 की, तो इससे भी डाई ऑक्सीजन बनती है। और देखिए ये जो है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सूक्ष्म विभाजित धातुएं और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसके द्वारा वियोजित हो जाता है। और देखिए क्या क्या बनता है, एक तो बनता है जल और डाई ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए, व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। जल के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। अब देखिए बच्चों, अगर व्यापक स्तर की बात करें तो जल या वायु से भी, समझिए जल तथा वायु से भी इसे बनाया जा सकता है डाई ऑक्सीजन को। और जल के वैद्युत अपघटन में जो हाइड्रोजन है वो तो कैथोड पर और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर मुक्त होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए।
औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। अब देखिए, अगर औद्योगिक रूप से हम लोग बात करें तो जो डाई ऑक्सीजन होती है वो वायु से प्राप्त की जाती है। और देखिए, इसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं। भाई इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची गैसों को द्रवित करते हैं तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए गुण। अब देखिए, हम लोग डाई ऑक्सीजन के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। 293 केल्विन ताप पर इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलेयता 3.08 सेंटीमीटर क्यूब तक होती है, जो कि समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यह 90 केल्विन पर द्रवीकृत तथा 55 केल्विन पर जम जाती है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 स्थायी समस्थानिक है। देखिए, ये इसके क्या हो गए, 3 समस्थानिक, 16O, 17O तथा 18O। तो ये हमारे जो ऑक्सीजन है, देखिए तो समझिए कि ऑक्सीजन जो परमाणु है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, 16O, 17O, 18O। ये क्या होगा, इसके समस्थानिक। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने पर भी आणविक ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होती है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने पर भी क्या होता है, जो आणविक ऑक्सीजन है वो कैसी होती है, अणुचुंबकीय। डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं जैसे AuPt यानी गोल्ड और प्लेटिनम तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करती है। ठीक है, आगे देखिए, इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग प्राय प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है, जो अभिक्रिया जारी रखने में सहायक होता है। अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी उच्च होती है। और देखिए बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध के वियोजन के लिए जो आबंध वियोजन एंथैल्पी है उसका मान होता है 493.4 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए, डाई ऑक्सीजन की धातुओं अधातुओं तथा दूसरे यौगिकों के साथ कुछ अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर डाई ऑक्सीजन की धातुओं अधातुओं और कुछ दूसरे यौगिकों के साथ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अभिक्रियाओं को देखिए बच्चों, देखिए ये क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा डाई ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया CaO, ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, 3O2 डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ये बन गया Al2O3, इसके 2 अणु बन गए। इसी तरीके से देखिए P4 है, 5O2 है, ठीक है, यानी फास्फोरस है, ये श्वेत फास्फोरस है। 5O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा डाई ऑक्सीजन के साथ, और ये बन गया P4O10। इसी तरीके से देखिए कार्बन है, कार्बन O2 डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से देखिए ZnS, देखिए जिंक सल्फाइड है, 3O2 डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ये जिंक का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। और इसी तरीके से देखिए CH4 मैथेन है, मैथेन डाई ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु किसके बन गए, जल के। क्लियर है? आगे देखिए, कुछ यौगिकों का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, जो कुछ यौगिक होते हैं उनका उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण होता है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। जैसे देखिए SO2 देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उत्प्रेरक V2O5, देखिए समझिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ये यहाँ पे उत्प्रेरक है V2O5 और ये बन गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। इस तरीके से देखिए HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, O2 से अभिक्रिया होगी CuCl2 की उपस्थिति में, ये बन गई Cl2 क्लोरीन गैस और 2 क्या बन गए, जल के अणु। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हुआ यहाँ पे, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। आ रहा है समझ में आपको? आगे देखिए, उपयोग देखिए, सामान्य श्वसन तथा दहन प्रक्रिया के अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, अनेक धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील के लिए होती है। आगे देखिए, अस्पतालों में अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों तथा पर्वतारोहण में ऑक्सीजन के सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे डाई ऑक्सीजन के उपयोग हो गए। और देखिए बच्चों, ये डाई ऑक्सीजन आपको समझ में आई होगी। चले आगे, चलिए अब देखिए सामान्य ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, अब हम सामान्य ऑक्साइडों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के अधिकतर तत्वों से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, भाई ऑक्सीजन क्या करती है, आवर्त सारणी के अधिकतर तत्वों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड। आगे देखिए बच्चों, ऑक्साइडों की प्रकृति तथा गुणों में अत्यधिक भिन्नता होती है। समझिए, ऑक्साइड सामान्य जैसे MgO, Al2O3 तथा संयुक्त जैसे Pb3O4 या Fe3O4 हो सकते हैं। यानी जो ऑक्साइड है वो सामान्य भी हो सकते हैं, संयुक्त भी हो सकते हैं। सामान्य ऑक्साइडों को उनके अम्लीय, क्षारकीय तथा उभयधर्मी गुणों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आगे देखिए, ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग कर अम्ल देता है अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। देखिए बच्चों, कितना अच्छा पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई ऐसे ऑक्साइड जो कि जल के साथ में संयोग करके अम्ल देते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। और देखिए उदाहरण देखिए, SO2, Cl2O7, CO2, N2O5। और देखिए समझिए इसको उदाहरण से। देखिए जो SO2 है वो जल के साथ संयोग करके H2SO3 अम्ल देता है। देखिए बच्चों अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पे जो SO2 है, देखिए जो SO2 है H2O से अभिक्रिया करके ये क्या बन गया, H2SO3। ठीक है। आगे देखिए, सामान्य नियम के अनुसार केवल अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है अम्लीय होते हैं। जैसे देखिए Mn2O7, CrO3, V2O5। ठीक है। आगे देखिए, ऑक्साइड जो जल में क्षारक देते हैं। देखिए ऐसे ऑक्साइड जो जल में क्षार देते हैं क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखिए Na2O, CaO, BaO। और देखिए उदाहरण से समझिए, CaO यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca ब्रैकेट में OH, ठीक है, OH का ट्वाइस है, क्षार देता है। तो देखिए बच्चों, जो CaO है वो जल के साथ जब संयोग करता है तो ये क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और देखिए इस अभिक्रिया को भी समझिए, देखिए किस तरीके से अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया कर रहा है, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, सामान्यतया धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। देखो जो समझने की कोशिश करिए कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है। कुछ धात्विक ऑक्साइड द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वे अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझिए बच्चों कि कुछ धात्विक ऑक्साइड द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी वो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। ठीक है। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। वे अम्लों तथा क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, Al2O3 अम्लों व क्षारकों दोनों के साथ क्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पे Al2O3 को देखिए, ये अम्ल से भी क्रिया करेगा, क्षार से भी, यानी ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए Al2O3 है, अम्ल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, और ये क्या है, जल है। ठीक है, 9 अणु जल के हैं, 6 अणु HCl के हैं। तो देखिए इस तरीके से ये संकुल आयन बनेगा। ये जो संकुल धन आयन है ना, इस संकुल आयन का निर्माण होगा Al ब्रैकेट में H2O, ये 6 और इस पे आवेश है 3+। ठीक है, और 6 बनेंगे क्लोराइड आयन। क्लियर है बच्चों। अब देखिए Al2O3 की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, और देखिए 3 अणु जल के हैं, तब देखिए तब ये संकुल बनेगा। देखिए Na3 और देखिए इसमें देखिए AlOH6। ठीक है, आया समझ में। तो देखा आपने कि जो Al2O3 है वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है, यानी ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी। आगे देखिए, कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय, ये ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO, NO तथा N2O उदासीन ऑक्साइडों के उदाहरण है। ठीक है। आगे देखिए,
अब देखिए ओजोन। देखिए बच्चों, अब हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ये इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। देखिए ध्यान दीजिए कि 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है उससे बनती है। ठीक है, आगे देखिए, यह ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों यानी यूवी की अधिक मात्रा से बचाती है। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो ओजोन होती है वो क्या करती है, यूवी से यानी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है उनसे हमें बचाती है। आगे देखिए, इसका विरचन देखिए, ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा नीरव वैद्युत विसर्जन से गुजरे जाने पर ओजोन में परिवर्तित यानी 10%, केवल 10% ही ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों, 3O2 है, ऑक्सीजन है, इससे बन गया 2O3, ओजोन बन गया। और इसके लिए डेल एच देखिए 298 केल्विन पर, प्लस में होता है इसका मान 142 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए, चूंकि ऑक्सीजन से ओजोन का विरचन एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, हमने देखा ना इसके जो विरचन की एंथैल्पी है वो कैसी है, धनात्मक है, यानी विरचन की एंथैल्पी का मान धनात्मक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से जो ओजोन का विरचन होता है वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी। अतः इसके विरचन में नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है ताकि इसका विघटन ना हो। ठीक है, आई बात समझ में। यदि ओजोन की 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता हो तो ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जा सकता है तथा शुद्ध ओजोन यानी 385 केल्विन क्वथनांक को एक द्रव ऑक्सीजन से घिरे पात्र में संघनित किया जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब गुण देखिए, देखिए शुद्ध ओजोन एक हल्की पीत नीली गैस, गहरा नीला द्रव तथा बैंगनी काला ठोस होती है। ओजोन की अभिलाक्षणिक गंध होती है और थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, परंतु यदि सांद्रता 100 भाग प्रति मिलियन यानी 100 ppm से अधिक बढ़ जाए तो श्वास लेने में असुविधा होती है, जिससे सिर दर्द व मितली उत्पन्न हो जाती है। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से ऊष्मा मुक्त होती है, यानी डेल एच कैसी होती है, ऋणात्मक, और एंट्रोपी में वृद्धि होती है यानी डेल एच क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, आगे देखिए, दोनों प्रभाव एक दूसरे को प्रबलित करते हैं जो इसके ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए गिब्ज ऊर्जा यानी डेल जी परिवर्तन का अधिक ऋणात्मक मान देते हैं। ठीक है, इसलिए ओजोन की उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोटक हो सकती है। यह बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण प्रबल ऑक्सीकारक होती है। देखिए जो समझिए, जो ओजोन है, जो ओजोन है वो क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। और देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखिए बच्चों ये O3 है, ओजोन है, और देखिए इससे बन गई O2 और ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण ही जो ओजोन है वो कैसे व्यवहार करती है, ऑक्सीकारक की तरह, यानी प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण के लिए यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में और आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत करती है। देखिए समझिए कि लेड सल्फाइड को तो लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। भाई हमने पढ़ा ना कि ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होती है, तो क्यों होती है, तो देखिए इसके उदाहरण देखिए कि लेड सल्फाइड को तो लेड सल्फेट में और आयोडाइड आयनों को आयोडीन में क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। तो देखिए समझिए इसे भी अभिक्रिया से। देखिए बच्चों ये क्या है, PbS लेड सल्फाइड है। ठीक है, ओजोन के 4 अणु से अभिक्रिया करेगा और ये बन गया लेड सल्फेट, PbSO4 बन गया और ये O2 बन गई। इस तरीके से देखिए I- है, ठीक है, आयोडाइड आयन है, ये H2O है और ये O3 है, यानी ओजोन के साथ अभिक्रिया हो रही है। देखिए आयोडीन में परिवर्तित हो गया, ऑक्सीजन बन गई और OH-। तो देखा आपने भाई, लेड सल्फाइड तो किस में बदल गया, लेड सल्फेट में, और जो आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में ऑक्सीकृत हो गया। यानी कहने का मतलब है जो O3 है, ओजोन है, वो प्रबल क्या होती है, ऑक्सीकारक। क्लियर है, चलिए आगे देखिए।
जब ओजोन बोरेट बफर यानी उभय प्रतिरोधी जिसका पीएच होता है 9.2 से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया करती है तो आयोडीन मुक्त होती है। देखिए समझिए बच्चों कि जब ओजोन बोरेट बफर यानी बोरेट बफर जिसे उभय प्रतिरोधी कहते हैं जिसका पीएच होता है 9.2, तो देखिए बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में क्या करती है अभिक्रिया, तो आयोडीन मुक्त होती है जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जा सकता है। यह O3 गैस के आकलन की क्या होती है मात्रात्मक विधि होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, प्रयोग दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी विशेष रूप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के साथ अत्यधिक तीव्रता से संयुक्त होते हैं। देखिए बच्चों प्रयोगों से ये पता लगा है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो ओजोन के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्या हो जाते हैं संयुक्त। अतः यह संभव है कि सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की सांद्रता में मंद गति से क्षरण कर रही हो। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखो NO है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, O3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है NO2 और O2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। देखिए बच्चों वापस समझिए कि भाई अभी हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कौन सा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो क्या करता है ओजोन के साथ अधिक तीव्रता से क्या हो जाता है संयुक्त हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे जो विमानों से या हम कह सकते हैं कि सुपरसोनिक जो जेट विमान है उनसे जो उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ऊपरी वायुमंडल में हो सकती है कि ओजोन के साथ संयुक्त होती हो जिससे ओजोन का क्या हो रहा हो क्षरण हो रहा हो। ठीक है, हमारी ओजोन का क्या हो रहा हो क्षरण। तो देखिए इस अभिक्रिया को देख लीजिए, ये NO है। देखिए समझिए बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए NO है और ये NO देखो O3 के साथ अभिक्रिया करके NO2 और O2, यानी हमने क्या देखा हमारी ओजोन का क्या हो रहा है विघटन हो रहा है और इस तरीके से ओजोन का क्या होता है क्षरण। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इस ओजोन परत को दूसरा खतरा संभवतया फ्रेओनों के उपयोग से है। और देखिए बच्चों जो हमारी ओजोन परत है उसका दूसरा खतरा किससे है फ्रेओन से, जिनका उपयोग एरोसोल स्प्रे तथा प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। ओजोन अणु में दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाइयां समान होती है। देखिए समझिए भाई जो O3 अणु है ओजोन है उसमें क्या होता है दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई तो समान होती है और कितनी होती है 128 पिकोमीटर होती है और इसका अणु कोणीय होता है। अणु कैसा होता है कोणीय होता है जिसमें बंद कोण लगभग 117 डिग्री होता है। देखिए समझिए भाई बंद कोण कितना होता है 117 डिग्री और अणु कैसा होता है इसका कोणीय। ठीक है, आगे देखिए, यह निम्नलिखित दो प्रमुख रूपों का अनुनादी संकर है। तो देखिए बच्चों ओजोन की संरचना देख लीजिए, देखिए ये हमारा ओजोन है। ठीक है, देखिए O3 ठीक है ओजोन होता है तो देखिए O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसकी बात करें इस ऑक्सीजन पे तो 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, इस ऑक्सीजन पे 1 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म और इस पे 1 2 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, ये इसकी अनुनादी संरचना है। देखिए अनुनादी संरचना कैसे बनेगी भाई, जो ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है अगर ये पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं इधर तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं और ये अनुनादी संरचना बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ओजोन की अनुनादी संरचना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए उपयोग। देखिए बच्चों अब हम ओजोन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह एक जर्मन नाशी कीटाणु विसंक्रमणकारी तथा जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये विसंक्रमणकारी की तरह यह जल को रोगाणु रहित करने में काम में आता है। इसका तेलों हाथी दांत आटे तथा स्टार्च आदि को विरंजित करने में भी उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों तेलों को हाथी दांत को आटे को स्टार्च को ठीक है इनको विरंजित करने में भी इसका क्या किया जाता है उपयोग। आगे देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। और देखिए समझिए इसके अगले उपयोग को, भाई जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके उत्पादन में यह किस तरीके से कार्य करती है एक ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमने ओजोन के क्या पढ़ लिए उपयोग पढ़ लिए। ठीक है, और ये आपको समझ में आए होंगे। और देखिए बच्चों आज हम लोगों ने वर्ग 16 के तत्व पढ़ लिए।
ठीक है, उनके भौतिक गुण पढ़ लिए, रासायनिक गुण पढ़ लिए, साथ ही साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में भी पढ़ लिया। तो आप अच्छे से इनके बारे में पढ़िए और स्टडी करिए, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में और सल्फर के अपर रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।